सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n6 टू n2, द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज क्लोज टू। सो इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? n6 से n2 में हो रहा है। ओके, यानी ट्रांजिशन जो है n6 से n2 में करना है, तो फाइनल क्या हो जाएगा? जो लेवल है n2 वो किस में है? बाल्मर सीरीज में आता है वो। और बाल्मर सीरीज क्या है? वो विजिबल रीजन है, एक विजिबल रीजन है। ओके, सो सबसे पहले स्टेप सॉल्व करते हैं। जो राइटबर्ग फॉर्मूला है वो क्या है? 1/वेवलेंथ दैट इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ओके, सो इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आर इक्वल्स टू, सो आर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/36। सो एलसीएम के इससे निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 36। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो आर 9 माइनस 1/36 दैट इक्वल्स टू आर 0.8/36 दैट इक्वल्स टू आर 0.2/9। सो अभी इसमें कंपेयर करेंगे, मतलब जो नॉन लाइन्स है। जैसे कि मैं बताऊँ, यहाँ पे ट्रांजिशन जो हो रहा है थ्री से टू में हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है, और 5 से 2, देन 6 से 2। सो जो वेवलेंथ है उसकी, तो 3 से 2 में वेवलेंथ कितनी है? 656 नैनोमीटर है। 4 से 2 में उसकी वेवलेंथ कितनी है? 486 नैनोमीटर। देन 5 से 2 जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें उसकी जो वेवलेंथ है वो 434 नैनोमीटर है। बट जो लास्ट ट्रांजिशन है, जैसे 6 to 2, यानी 6 से 2 में, तो उसमें कितनी वेवलेंथ है? उसमें इसकी जो वेवलेंथ आएंगी वो 410 नैनोमीटर है। ओके, तो इसमें फाइनल आंसर क्या आया? ऑप्शन ए करेक्ट है, कॉस 410 नैनोमीटर है। कैसे? क्योंकि ना n2 जो है इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? एनर्जी गैप आ रही है ज़्यादा और वेवलेंथ कम है, इसलिए जो है, इसलिए 3 जो 3 से 2 में है वो कितना है? लॉन्गेस्ट, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो 656 नैनोमीटर है, राइट। और जो हमारे पास था गिवन में, लाइक हमें पता था कि 6 से 2 वो सबसे शॉर्टेस्ट है और वो है 410 नैनोमीटर। सो 410 नैनोमीटर जो है वो वॉयलेट रीजन है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम का हाई एनर्जी एंड है। सो स्टूडेंट्स, 6 से 2 में ट्रांजिशन हुआ तो जो उसका वेवलेंथ आया वो कितना आया? 410 नैनोमीटर आया है। Now question number 2, the ratio of kinetic energy to total energy of an electron in Bohr orbit। So यहाँ पे देखो हमें क्या है? सबसे पहले रेशियो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। सो बोर मॉडल रिलेशन के थ्रू ना इलेक्ट्रॉन की लेना जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? +13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -27.2/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी मीन्स एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी इसका रिलेशन समझो जैसे एक्चुअल बोर डेरिवेशन से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इक्वल्स टू माइनस हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो इसमें क्या हुआ कि काइनेटिक जो एनर्जी है एक्चुअल में, एनर्जी दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, राइट। अभी इसका फाइनल रिलेशन क्या आया? एनर्जी दैट इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो सो यहाँ देखो, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन एनर्जी दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो आंसर कितना आया? 1, सॉरी -1 आया। सो ऑप्शन में -1 जो है
वो ऑप्शन बी है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मोशन में है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, नेगेटिव मोशन में है। सो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल्स टू एनर्जी, यानी कि डायरेक्ट याद रखो जो एनर्जी है वो दैट इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो रेशो कितना आ जाएगा, -1 में रेशो आ जाएगा। सो ऑल्सो एक चीज याद रखो, जो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें 2 एनर्जी है, यानी ये सब रिलेशन बोस प्लस कॉलम फोर्स से आता है। सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी दैट इक्वल्स टू -1। Now question number third, if radius of first Bohr orbit is 0.529 angstrom, find radius of third orbit for hydrogen। So इसमें क्या करना है, जो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन, तो इसमें गिवन क्या है हमारे पास, R1 कितना है 0.529 एमस्ट्रॉम। सो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड ऑर्बिट यानी कि R3 फाइंड करना है। सो बोस रेडियस फॉर्मूला क्या है, आर एन दैट इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट। तो इसमें हाइड्रोजन की लेना एटॉमिक नंबर 1, इसलिए जो है फॉर्मूला जैसे आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एमस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, N3 राइट, N3 को पुट करना है। सो R3 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 दैट इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529। सो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.761 एमस्ट्रॉम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि रेडियस जो है वो इनफाइनाइट, यानी सॉरी रेडियस जो है प्रोपोर्शनल टू n2 हो रहा है, यानी n स्क्वायर, मतलब n डबल हो रहा है, सॉरी n डबल हो रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, वो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगा, और n ट्रिपल हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा इंक्रीज। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में बहुत दूर चला जाता है। तो उसमें क्या हुआ कि हायर ऑर्बिट में अट्रैक्शन कम है और स्टेबिलिटी भी कम है, और इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट हो सकते हैं उसमें। तो N3 का रेडियस जो है ना कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 0.529, तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 4.761 एमस्ट्रॉम। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फॉर हाइड्रोजन लाइक एन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एंड n, मतलब सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट में। सो कितना आ जाएगा, 40.810 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइन एटॉमिक नंबर। सो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन देखो एनर्जी डिफरेंस जो डेल्टा ई है वो कितना है, 14.8 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हमें इसमें एटॉमिक नंबर है वो फाइंड करना है। तो एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए जो एनर्जी फार्मूला है, जैसे हाइड्रोजन लाइक आयन, तो उसमें क्या एनर्जी एन दैट इक्वल्स टू -13.6 ज एटॉमिक स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी डिफरेंस फार्मूला क्या है, डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा आंसर, 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4। सो कैलकुलेशन करेंगे, सो डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू 10.2 जेड स्क्वायर, और गिवन क्या है 10.2 जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14.8 राइट। सो अब इसको सॉल्व करने पे जेड स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 14.8 अपॉन 10.2 दैट इक्वल्स टू 4। सो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 2। सो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर कितना आया, 2 आया। कैसे, जैसे हाइड्रोजन की लेना एटॉमिक नंबर 1, तो डेल्टा ई दैट इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे कितना है
14.8 दैट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², आया। मतलब एनर्जी कितना, 4 टाइम्स एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स हो गई है। तो z² दैट इक्वल्स टू 4, और एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा फिर 2। तो एटॉमिक नंबर यानी z इंक्रीज हुआ तो एनर्जी गैप भी इंक्रीज हुई, तो z² डिपेंडेंस, इसलिए जो हीलियम है, हीलियम का गैप हाइड्रोजन से 4 टाइम्स होता है। And that's a very difficult question. A hydrogen like N shows a spectral line of wavelength that is 30.4 nanometer when an electron falls from N2 to N1. So find the atomic number of the ion. So इसमें हमारे पास गिवन क्या दिया है, जैसे ट्रांजिशन N कितना है, 2 से N2 से N1 है, और वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ कितना है 13.4 नैनोमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एटॉमिक नंबर। सो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। जो हाइड्रोजन लाइक आयन है तो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/z², मतलब z इंक्रीज हुआ और वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। इट्स नॉट लाइक इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब एटॉमिक जो z है वो ज़्यादा है और वेवलेंथ कम है, यानी इसमें नॉन डिफरेंस, नॉन रेफरेंस जो हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए कैसा, डेल्टा H ब्रैकेट 2 से 1 में, सो 121.600 नैनोमीटर। तो रेशो यूज़ करेंगे तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा गिवन जो है दैट इक्वल्स टू z², राइट। अभी उसको सॉल्व करेंगे तो 121.6 अपॉन 30.4 दैट इक्वल्स टू z², इतना आया। अभी इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो 4 दैट इक्वल्स टू z² इक्वल्स टू 4, सो z² इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन यानी एटॉमिक नंबर कितना आया हमारे पास, 2 आया है। कैसे, क्योंकि गिवन वेवलेंथ हाइड्रोजन से 4 टाइम्स स्मॉलर है, सो एनर्जी 4 टाइम्स ज़्यादा हुई ना, राइट। एनर्जी 4 टाइम्स ज़्यादा हुई तो z² दैट इक्वल्स टू 4 एंड एटॉमिक नंबर दैट इक्वल्स टू 2। तो आयन जो है हीलियम प्लस हीलियम यानी 30.4 नैनोमीटर, जो यूवी रीजन यानी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है, और हायर एटॉमिक नंबर जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस और हायर एनर्जी फोटॉन्स में है, राइट। सो ये क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू N4, so how many different spectral lines will be observed when the electron returns to the ground state, and what is the maximum wavelength emitted? So इस ये क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स है, उसके बाद हम आखिरी में सॉल्व करेंगे कितना मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड हो रहा है। ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम N1 टू N4। अब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट तक वापस आएगा। ओके, सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, जैसे फॉर्मूला जो है नंबर ऑफ लाइन्स दैट इक्वल्स टू n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। तो यहाँ पे n कितना है, 4, राइट। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ब्रैकेट 4-1 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2 दैट इक्वल्स टू 6। ओके, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स कितना है, स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी है टोटल, 6 है। ओके, कैसे, जैसे पोजीशन ट्रांजिशन देखेंगे तो 4 से 3 में, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1 एंड 2 से 1। तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई है वहाँ पे, 6 लाइन्स हो गई है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, जो एनर्जी दैट इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ। तो गाइस इसमें वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा ई।
तो मैक्सिमम वेवलेंथ मीन्स मिनिमम एनर्जी गैप, राइट। तो मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम ऑल पॉसिबल ट्रांजिशन, ऑल्सो स्मॉलर एनर्जी गैप होता है। सो यहाँ पे ना 4 से 3 में जा रहा है, बट देखो ऑप्शंस ऑप्शन में ना केयरफुली क्या है यहाँ पे कि ऑप्शन में ना 4 से 3 का वेवलेंथ दिया नहीं है। मतलब जेई में ऐसे क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं कि ऑब्जर्वर में सीरीज लाइन पूछते हैं फॉर नॉन हाइड्रोजन लाइन्स। तो 2 से 1 में हो रहा है तो 121.6 नैनोमीटर, जैसे 3 से 2 में हुआ तो 656 नैनोमीटर, 4 से 2 में 486 नैनोमीटर हो गया। और यदि लास्ट जैसे 4 से 1 में जा रहा है तो सबसे लोएस्ट में क्या है 97 नैनोमीटर। तो बट ऑप्शन में ना, ऑप्शन में क्या दिया है अच्छे से देखोगे ना तो ऑप्शन में ना 656 नैनोमीटर दिया गया है, तो जिसमें 6 लाइन्स है, यानी क्लोजेस्ट करेक्ट ऑप्शन जनरली एक्सपेक्टेड इन POQ style like 6 lines, 6 spectral lines plus 486 nanometer, right? Because क्या हुआ कि because they are considering a prominent Balmer visible line, right? So option A is correct, 6 lines plus 486 nanometer। तो एक साइंटिफिकली एग्जैक्ट जो होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो सारे इमिटेड होते हैं, यानी सारी इमिटेड लाइंस हो जाती है अमंग द इमिटेड लाइन। सो 4 से 3 में जा रहा है विच इज इन IR region, right? But because of options, the that options don't contain it, so exam expects यानी 4 से 2 में गया तो कितना हो जाएगा 486 नैनोमीटर आ जाएगा। सो ये एक एग्जाम ट्रिक है, जैसे कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम डेल्टा एनर्जी। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन चेक करना पड़ता है, देन इफ ऑप्शंस आर आस्किंग विजिबल लाइंस ट्रैप, दैट थिंग ऑल्सो वी हैव टू चेक। सो फाइनल आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है कि 6 लाइन्स एंड 486 nanometer. Now question number 7. A gas expand reversibly and isothermally at 300 Kelvin from volume 2 liter to 10 liter. The work done by the gas is minus 4000 joule. So calculate the number of moles and of the gas. और given क्या दिया है R that equals to 8.314 and 14 joule and mole raised to power minus 1 and K raised to power minus 1। सो इसमें सबसे पहले जो गिवन दिए है पूरे, वो गिवन क्या दिए है मैं बता दूं कि इसमें ना जैसे गिवन जो दिया है वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो ये गिवन दिया है। तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो कितना दिया है 300 केल्विन, और उसमें जो वॉल्यूम 1 है वो कितना है 2 लीटर है, और वॉल्यूम 2 कितना है 10 लीटर है, राइट। अब वर्क डन है, अब वर्क डन कितना है हमारे पास माइनस 4000 जूल, और आर कितना है ये दो गिवन ही दिए हैं, तो आर 8.314 जूल है, मोल रेस्ट टू पावर माइनस 1 के रेस्ट टू पावर माइनस 1। सो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें नंबर ऑफ मोल्स एन में फाइंड करना है। सो इसमें ना सबसे पहले जो फॉर्मूला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क का, जो कि एक आइडल गैस में मैं बता दूँ फॉर आइडल गैस, जैसे W दैट इक्वल्स टू माइनस NRT, अपॉन V2 अपॉन V1। ओके, सो इसमें वैल्यूज पुट करना है। सो वैल्यूज पुट करेंगे तो 4000 माइनस 4000 दैट इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 1 and that equals to that is 10 upon 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1 and 5 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 1.609। सो माइनस 4000
that equals to minus n multiplied by 8.314 multiplied by 300 multiplied by 1.609. सो इसको मल्टीप्लाई कांस्टेंट, सो इसमें कैसा हो जाएगा, जैसे 8.314 है, सो मल्टीप्लाई बाय 300 अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 2494, राइट. सो 2494 मल्टीप्लाई बाय 1.609, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा ये 4013. सो अप्रॉक्स हो जाएंगे 4013, ये भी अप्रॉक्स में आ जाएगा. सो इक्वेशन बन गई है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ तो -4000 दैट इक्वल्स टू माइनस एन मल्टीप्लाई बाय 4013. सो इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, एन के लिए. ओके, सो यहाँ पे एन के लिए सॉल्व करेंगे तो 4000 अपॉन 4013 अप्रॉक्स कितना आ जाएगा इसका आंसर 1.0. सो फाइनल आंसर क्या आया 1.00 मोल. ओके, यानी जिसमें आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो कितनी हो रही है वो 0 है. और मोल्स जो जो वर्क डिपेंड्स हो रहा है, जो वर्क किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, मोल्स एन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और वॉल्यूम रेशियोज के ऊपर हो रहा है. तो वॉल्यूम रेशियो के ऊपर हो रहा है. सो इसमें ना नेगेटिव वर्क जो है वो गैस ने एक्सपांशन किया है, तो वर्क डन बाय सिस्टम. सो आइसोथर्मल एक्सपांशन दैट इज एन अप्रॉक्स 1 मोल. Now question number 8. A current of 2A is passed for 48 minutes through an electrolyte solution of copper sulfate using inert electrodes. So calculation mass of copper deposited at the cathode. So given में क्या दिया है, atomic mass of copper that is 63.5 and also F जो है वो given में कितना है 96,500. सो एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, यानी कि इसमें 96,500 कॉलम पर मोल. सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के गिवन में देखो करंट जो है वो 2 है, ठीक है, 2 एम्पियर है. उसके बाद टाइम कितना है हमारे पास 48 मिनट है. तो 48 मिनट टाइम है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60, कितना हो जाएगा 2880 सेकेंड. सो फैराडे कांस्टेंट जो कि 96,500 कॉलम पर मोल. तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है 63.5 है. तो रिएक्शन कैसे हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉपर. सो यानी इसमें क्या करना है, सबसे पहले मास ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिटेड है, हमें इसमें फाइंड करना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. सो सबसे पहले जो फॉर्मूला है फैराडेज लॉ, जिसमें m इक्वल्स टू एम आई टी अपॉन एन एफ, वेयर दैट m is 63.5 and n that equals to 2 means 2, what is it, it's a copper 2 plus needs 2 electron. ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो m जो है वो m 63.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2880 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 96,500. ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करने पे यानी 2 कैंसिल करने पे तो m कितना हो जाएगा 63.5 मल्टीप्लाई बाय 2880 अपॉन 96,500. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.5 मल्टीप्लाई बाय 2880 अप्रॉक्स कितना आ जाएगा इसका आंसर. सो इसका आंसर मतलब अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,82,880. ओके, 1,82,880, जिसको हम सिंपली डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो डिवाइड करने पे, m जो है वो अप्रॉक्स 1,82,880 अपॉन 96,500
अप्रॉक्स वो कितना हो जाएगा 1.89 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें सबसे देखेंगे तो सबसे आंसर क्या आया 1.89 ग्राम। ओके 1.89 ग्राम मतलब अप्रॉक्स वो यहाँ पे है नहीं, बट उसके अप्रॉक्स यानी कि उससे क्लोजेस्ट में जो है वो है ऑप्शन बी यानी 1.90 ग्राम है। सो 1.90 ग्राम है। सो करंट पास करने से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हुए कॉपर से तो कॉपर मेटल बन गया। सो ज़्यादा करंट टाइम जो है वो ज़्यादा डिपोजिशन में है। तो यहाँ पे ना 1 फराड जो कितना है 96,500 कॉलम, तो डिपॉजिट 93.5/2 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वो 31.75 ग्राम कॉपर। ओके सो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आया 2 एम्पियर फॉर 48 मिनट दैट इज अप्रॉक्स 1.9 ग्राम copper deposited. Okay, now here you see question number 9. At 300 Kelvin, the equilibrium constant Kp for the reaction that is N2 in gaseous form plus 3H2 that is also gaseous form to reversible. तो कितना हो जाएगा 2NH3 in a gaseous is 4 multiplied by 10 to the power minus 3. So यहाँ पे initially 1 mole N2 and 3 mole H2 are taken in a 10 liter. So container calculation the equilibrium concentration of NH3 in मोल पर लीटर। सो यहाँ पे ना रिएक्शन में जो रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2 दैट इज रिवर्सेबल। क्या है रिवर्सेबल टू, क्या हो जाएगा 2NH3 हो जाएगा। सो हमारे पास Kp जो है Kp दैट इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -3 है और इनिशियल मोल्स कितने हैं N2 दैट इक्वल्स टू 1 एंड H2 दैट इज 3 और वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम है 10 लीटर। सो हमें क्या फाइंड करना है हमें अमोनिया जो है वो किस में एट इक्विलिब्रियम में फाइंड करना है। सो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा कन्वर्ट मोल्स इन कॉन्सेंट्रेशन। सो N2 नॉट दैट इक्वल्स टू 1/10 दैट इक्वल्स टू 0.1 मोल। सो दैट इज N3 नॉट दैट इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो ICE टेबल बनाते हैं जैसे जैसे समझो जैसे यहाँ पे जैसे टेबल बनाते हैं तो लेट एक्स रिएक्ट। ओके तो यहाँ पे जो स्पेशीज है जैसे N2 H2 देन NH3 और इनिशियल कितना है वो 0.1 और 0.2 एंड देन 0 और उसके बाद चेंज कितना है जैसे -x -3x और +2x। अभी उसके जो इक्विलिब्रियम है वो कितने हैं 0.1 -x देन 0.3 -3x ऑल्सो 2x। सो यहाँ पे क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि Kp से हमें Kc में कन्वर्सन करना है। ओके सो उसके लिए एक फॉर्मूला है जैसे Kp दैट इक्वल्स टू Kc ब्रैकेट RT ब्रैकेट क्लोज डेल्टा N। ओके अब ये फॉर्मूले को सॉल्व अप्लाई कैसे करना है जैसे डेल्टा N दैट इक्वल्स टू 2 - 1 + 3 दैट इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या करना है आगे Kp दैट इक्वल्स टू Kc अपॉन RT स्क्वायर। सो आगे सॉल्व करेंगे तो Kc दैट इक्वल्स टू Kp मल्टीप्लाई बाय RT स्क्वायर। अभी इसमें आगे और सॉल्व करना है तो जैसे R बाहर निकल जाएगा तो R 0.0821 टेम्परेचर कितना आ जाएगा 300। ओके तो RT अप्रॉक्स कितना आ जाएगा वो 24.6 देन उसके बाद Kc जो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3 है तो मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 24.6 स्क्वायर। अब अप्रॉक्स आंसर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो
4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 605 अप्रॉक्स वो कितना आ जाएगा 2.42। अभी उसमें केसी एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, ये कितना आ जाएगा 2.42 आ जाएगा, लेकिन आगे भी सॉल्व करना है तो उसमें केसी एक्सप्रेशन निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले केसी दैट इक्वल्स टू ब्रैकेट 2x² अपॉन ब्रैकेट 0.1 माइनस x ब्रैकेट 0.3 माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज क्यूब। ओके, तो इसमें क्या हुआ देखो, बट सेंस केसी जो है, केसी जो है वो अप्रोक्स कितना आया 2.4 मॉडरेट में, तो उसको उसको अप्रोक्सीमेशन केयरफुली यूज, दैट इज अप्रोक्सीमेशन केयरफुली। सो इसमें ना क्या हुआ, जैसे जो इनिशियल रेशियो है जैसे N2:H2, तो उसका कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया परफेक्ट स्टोइकोमेट्री है। सो कंप्लीट रिएक्शन टेंडेंसी है उसमें। और उसके बाद हम ऑप्शन जो डायरेक्टली ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे तो ऑप्शन जो सी है, जैसे ऑप्शन सी 0.08 है, तो उसको सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो NH3 दैट इक्वल्स टू 0.08 दैट इज 2x इक्वल्स टू 0.08 दैट इज x इक्वल्स टू 0.04। अब इसमें चेक करेंगे तो N2 दैट इक्वल्स टू 0.1 माइनस 0.04 दैट इक्वल्स टू 0.06 आ जाएंगे आंसर। अब इसमें इसको हमें प्लग करना है किसमें, केसी में। तो केसी में करेंगे तो केसी अप्रॉक्स 0.08 स्क्वायर अपॉन 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.1 0.18 क्यूब। आगे और सॉल्व करके देखेंगे तो जिसमें 0.0064 अपॉन 0.06 मल्टीप्लाई बाय 0.00583 आया। अब आगे और करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 0.00064 अपॉन 0.000335 अप्रॉक्स वो कितना आया 18 आया। यानी वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आ गया। तो अभी ऑप्शन बी ट्राई करेंगे डायरेक्टली। ऑप्शन बी से ट्राई करेंगे, जैसे 0.04 है राइट, तो 0.04 है ऑप्शन बी, तो इसमें 2x that equals to 0.04 is x that equals to 0.02 and n2 that equals to 0.08 and h2 is 0.24. So kc comes approx 0.04 square upon 0.08 multiplied by 0.24 क्यूब। सो आगे सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, जैसे मैं बताऊँ तो यहाँ पे 0.0016 अपॉन 0.08 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.0138। सो कितना हो जाएगा 0.0016 अपॉन 0.011। अभी इसका अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा 1.45। तो ये क्या है ऑलमोस्ट क्लोज में है। सो फाइनल आंसर क्या है ऑप्शन बी, जो कि 0.0 लीटर है। ओके, यानी कि कैसे है कि केसी जो अप्रॉक्स 2.4 है तो मॉडर्ड रिएक्शन हो गया, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन मॉडर्ड हो गया। यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो मॉडर्ड होगा, इसलिए जो अमोनिया है नाइदर टू स्मॉल और नाइदर टू लार्ज है। जैसे कि जब स्टोइकोमेट्री रेशियो परफेक्ट हो तो के मॉडरेट हो जाता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन चेकिंग फास्टेड मेथड जो है वो इजी पड़ जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो इसमें ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि हाइबर प्रोसेस इक्विलिब्रियम, यानी कि वो हाई प्रेशर फेवर में अमोनिया है, जिसमें हाई प्रेशर रिड्यूसेस यील्ड। सो इक्विलिब्रियम अमोनिया दैट इज 0.04 मोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। So for a first order reaction is product, so the time required for 75% completion of the reaction is 40 minutes. Then find the required for 87.5%
कॉम्प्लीशन ऑफ द सेम रिएक्शन। सो इसमें ना सबसे पहले देखो रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर में है तो कितना है वो 75% कंप्लीशन में है, जो कि टाइम हमारे पास कितना दिया है इसमें 40 मिनट्स है। अभी इसमें फाइंड क्या करना है हमें, टाइम फॉर 87.5% कॉम्प्लीशन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो कि ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना 50% कॉम्प्लीशन जो है वो कितना है, वन हाफ लाइफ कह सकते हो उसमें। ओके, और 75 कॉम्प्लिकेशन जो है 75 कॉम्प्लिकेशन वो कितना आ जाएगा, 2 हाफ लाइफ्स। ओके, जिसमें 2 हाफ लाइफ्स हो गया। अब उसके बाद 87.5% कॉम्प्लिकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 हाफ लाइफ्स, राइट। सो इसमें ना रिमेनिंग फ्रैक्शन जो यूज़ करेंगे हम इसमें, वो कैसे करेंगे मैं बता दूँ। एज अ डीप लॉजिक, सो 50% जो है वो कैसा, 1/2 सो इसमें 75% कितना हो जाएगा, जैसे 1/2 दैट इक्वल्स टू 1/4। अब 87.5 कितना हो जाएगा, 1/2 दैट इज क्यूब इक्वल्स टू 1/8। यानी इसमें गिवन यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो गिवन यूज़ करने के लिए ना सबसे पहले क्या है, जो 75 कॉम्प्लीशन है वो कितना है, 2 हाफ लाइफ्स है, और वो कितना है 40 मिनट्स पे है। तो सबसे सिंपल है टी हाफ दैट इक्वल्स टू 40/2 दैट इक्वल्स टू 20 मिनट्स। ओके, सो इसमें स्टेप 3 क्या है अभी, नेक्स्ट स्टेप किसके ऊपर है, 87.5% कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लीशन पे। सो 87.5% की लेना क्या है, वो कितना एक्चुअल में वो 87.5% वो कितना है, वो 3 हाफ लाइफ्स पे है, जो कि टाइम कितना 3 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। आ गया आंसर। सो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 60 मिनट। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बिगेस्ट फीचर क्या है, जैसे हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, सो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड नहीं करती है उस पर। तो स्टूडेंट 75% कितना हुआ 40 मिनट्स, और 87.5% कितना आ गया 60 मिनट्स।